अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने रीडिंग करनी है ये बायोलॉजिकल मेथड की। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है ना इसका, तो मैं आपको बताऊंगा भाई आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्योंकि बुक में तो ये सारा कुछ पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है, सारा इतने बड़े बड़े पैराग्राफ हैं। लेकिन आपने इस तरह नहीं लिखना, आपने हेडिंग्स दे के अलग अलग लिखना है। मैं आपको बताता हूँ आपने शुरू कैसे करना है। ये देखें, आपने इस तरह शुरू करना है, बायोलॉजिकल मेथड, ऊपर इस तरह मेन हेडिंग देंगे, फिर ये सब हेडिंग्स, इनको फिर सब हेडिंग्स कहते हैं। आप ये पहले डेफिनेशन की लिखेंगे, ये डेफिनेशन की दे देंगे, फिर आप स्टेप्स लिखेंगे, या आप स्टेप्स की दे देंगे, स्टेप्स मतलब ये लिख देंगे आप। उसके बाद एक एक स्टेप को आपने एक्सप्लेन करना है, एक एक स्टेप को अलग अलग हेडिंग दे के ना आपने वो अलग अलग लिखेंगे। मतलब स्टार्ट आपने यहाँ से लेना है, ये मैं आपको स्टार्ट लेने का तरीका बता रहा हूँ। डेफिनेशन लिखेंगे, फिर स्टेप्स लिखेंगे, आगे फिर जो है ना पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से शुरू करेंगे, जो कि बुक में ये यहाँ से है। ये देखें, यहाँ से हेडिंग है ऑब्जर्वेशन, पहला स्टेप इसका नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, ये इसका पहला स्टेप बायोलॉजिकल मेथड का यहाँ से शुरू हो रहा है। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस, वही जो मैंने आपको बताया था, विजन है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है। ये इस तरह ये जो है ना 5 सेंसेस से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल एबिलिटी। अच्छा, यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ तक ऑब्जर्वेशन, यहाँ से आ जाएगा टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, हेडिंग आ जाएगी टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो दो टाइप्स होती हैं, मैंने आपको बताया था, एक क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव है। ये फिर बता रहे हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हैव एक्यूरेसी ओवर क्वालिटेटिव, as in the former variables are measurable and are recorded in number of terms, in terms of numbers, in terms of numbers। अच्छा, वो यही बताना चाह रहे हैं भाई, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था अच्छी तरह भाई क्या होते हैं। वो यही आगे बात बताना चाह रहे हैं भाई, जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना, उनकी एक्यूरेसी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव से, अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि वो नंबर्स हमें बताता है ना। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होता है वो नंबर्स में होता है, क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन होता है वो नंबर्स में नहीं होता। वो यही बताना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक टाइप्स ख़त्म हो गई। यहाँ से अब दूसरा स्टेप, बायोलॉजिकल मेथड का दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है, जो कि है हाइपोथेसिस। हेडिंग आ जाएगी हाइपोथेसिस। ये देखिए, साथ मैंने 2 लिख के हाइपोथेसिस लिख दिया। दूसरा स्टेप है एन ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एन ऑब्जर्वर organizes observations into data form and gives a statement as per experience and background knowledge of the event. This statement is called, ये hypothesis कहते हैं। मतलब वही बताना चाह रहे हैं ना, वो मतलब है कि वही जो ऑब्ज़र्व करते हैं ना हम, पहला स्टेप जो ऑब्जर्वेशन का था, जो ऑब्ज़र्व करते हैं हम, उसके ऊपर ना एक स्टेटमेंट हम जारी करते हैं, उसको डाटा फॉर्म में लिखते हैं और स्टेटमेंट उस पर जारी करते हैं। वो स्टेटमेंट जो है ना हवा में वही तीर की तरह होता है, मतलब एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, हम अपने तजर्बे की बुनियाद पे और उस इवेंट की जिस पे हमने ऑब्जर्वेशन की है उसकी बैकग्राउंड नॉलेज की बुनियाद पे हम एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, एक हवा में तीर ऐसे गैस लगाते हैं, उस गैस को हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, ये आगे लिखा हुआ भी है इन्होंने भाई, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये अनटेस्टेड। ये मैंने ऊपर ये देखें लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये टेंटेटिव का मायनी है, टेंटेटिव का मायनी है अनटेस्टेड। वो टेस्ट नहीं किया हुआ होता ना, वो गैस होता है हमारा। ये हाइपोथेसिस की ये डेफिनेशन बता रहे हैं, विच इज़ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, यहाँ तक ये हाइपोथेसिस जो है ना, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आ गई। यहाँ से फिर आगे हेडिंग है भाई, वेज टू मेक हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस बनाने के तरीके वो क्या क्या हैं, वो मैंने आपको बताए थे। जो डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, ये इन्होंने बताया हुआ, देयर आर 2 वेज ऑफ फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस। ये आ गए, डिडक्टिव रीजनिंग है और दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग। ये 2 हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये देखें मैंने लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। आप बेशक पास पेपर्स उठा के देख लेना, ये मैंने स्टार बनाए हुए हैं, ये भाई आया हुआ है, पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, यहाँ से ये 2 जो है ना वेज हैं, ये भाई वेज टू मेक हाइपोथेसिस बनाने के 2 तरीके हैं।
डिडक्टिव रीजनिंग पहले इसको देखते हैं। मैंने आपको समझाया था भाई जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जो हम मूव करते हुए हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, उसको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें वो ये देखें, इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल्स। वही कुछ मतलब जनरल प्रिंसिपल से हम स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं। वही हो गया ना, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं ना हम। इफ़ और देन ये दो वर्ड हैं जो इसमें फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। अच्छा, एग्जांपल दे रहा है वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये भाई तमाम बर्ड्स के पास अगर विंग्स हैं तो स्पैरो भी तो बर्ड है, तो उसके पास भी विंग्स होंगे। ये इन्होंने वही मिसाल दिया, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आए हैं ना। इसी तरह दूसरी मिसाल है भाई, तमाम ग्रीन प्लांट्स जो है ना, फ़ोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उन्हीं ग्रीन प्लांट्स में से एक को हम किसी डार्क प्लेस में रख दें तो वो ग्लूकोज बनाएगा ही नहीं। जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है ना, ग्लूकोज बनता है ना फोटोसिंथेसिस में, तो वो बनाएगा ही नहीं। वो वही जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ रहे हैं ना। तमाम ग्रीन प्लांट्स की बात की है, रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और उनमें से एक फिर अगर डार्क में हम रख दें तो वो नहीं कर सकेगा। तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ गई, ये भी उसी की मिसाल है। अच्छा, दूसरा जो तरीका है हाइपोथेसिस बनाने का वो इंडक्टिव आ गया। अब इसको देख लेते हैं। ये है पड़ा स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जो हम जाते हुए हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, उसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू होता है। अच्छा, इट बिगन्स विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल। वही स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस से हम जनरल प्रिंसिपल बना लेते हैं। वही स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं ना हम। इसमें भी एग्जांपल दे रहे हैं, वही स्पैरो वाली एग्जांपल है। उसको जो उसकी एग्जांपल दिया उसको उलट कर लें। स्पैरो के पास अगर हम कहें कि विंग्स होते हैं, और वो स्पैरो जो है वो एक बर्ड है, ये देखें बर्ड है, तो फिर ईगल, पैरेट, हॉक, ये सारे भी तो बर्ड्स होते हैं ना। तो हम इससे ये नतीजा निकालते हैं भाई उनके भी विंग्स होंगे। तो ये देखा, अपने स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चले गए ना, ये उसकी एग्जांपल्स में है पड़ा। अच्छा, यहाँ तक ये इंडक्टिव और डिडक्टिव और इंडक्टिव की आ गई। अच्छा, यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ आप हेडिंग देंगे अदर वेज टू मेक हाइपोथेसिस, मतलब और तरीके। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग तो है, उसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं जिनसे हाइपोथेसिस बनाते हैं। वो इस पहरे में बताया हुआ है। देखें 5 वो जो मैंने लिस्ट भी बनाई थी कल। इंट्यूशन और इमेजिनेशन, भाई ख्यालात के ज़रिए जो है हाइपोथेसिस बनती है। एस्थेटिक प्रेफरेंस है, ये फिलोसॉफिकल आइडिया, कंपैरिजन, एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस, और ये एक चीज़ डिस्कवर कर रहे होते हैं तो दूसरी, एक चीज़ पे देख रहे होते हैं दूसरी डिस्कवर हो जाती है। ये 5 तरीके ये भी हैं पड़े जिनसे हाइपोथेसिस बनाते हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग तो है ही है, उसके अलावा ये 5 भी हैं पड़े प्रोसेसेस, तरीक़ेकार हैं जिनसे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। चाहिए आगे। यहाँ से अब हमारा तीसरा स्टेप शुरू हो रहा है। तीसरा स्टेप कौन सा है बताएं? ये बायोलॉजिकल मेथड का तीसरा स्टेप कौन सा है? वो है एक्सपेरिमेंटेशन। हाइपोथेसिस हमने बना ली ना, अब उसे एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। ये तीसरा स्टेप ये इस पैराग्राफ में। अच्छा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। Repeated exposure of a hypothesis to possible falsification increases scientists' confidence in hypothesis when it is not falsified। वही अपने हाइपोथेसिस को वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका भाई वो सही भी है या नहीं है। अगर वो गलत नहीं निकलती, मतलब सही हाइपोथेसिस निकलती है, तो उससे जो साइंसदानों का वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। Any hypothesis that is tested again and again without ever being falsified is considered well supported and is generally accepted। मतलब वही बार बार उस पर टेस्टिंग करेंगे, अगर हाइपोथेसिस फिर भी रॉन्ग साबित नहीं होती तो वो उसको हम फिर वेल सपोर्टेड और जनरली एक्सेप्टेड जो हाइपोथेसिस है उसको हम वो करार देते हैं। भाई ये हाइपोथेसिस ठीक निकली हमारी, ये एक्सपेरिमेंट एविडेंस के मुताबिक ठीक है बिल्कुल। ये यहाँ तक एक्सपेरिमेंटेशन आ गया। यहाँ से शुरू हो रहा है अब थ्योरी, बायोलॉजिकल मेथड का चौथा स्टेप। अच्छा, यहाँ जगह नहीं है, मैं हेडिंग यहाँ देता हूँ। ये देखिए, यहाँ ये इधर दे देते हैं हेडिंग।
थ्योरी, ये है जी चौथा स्टेप बायोलॉजिकल मेथड का थ्योरी, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है दिस से। दिस में बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर फार्मूलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस। ये रहा, एज द बेसिस फॉर फार्मूलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस, मतलब एक्सपेरिमेंट करने से हमें ऐसा भी हो सकता है कि जो थ्योरी, जो हाइपोथेसिस जिसे हमने एक्सपेरिमेंट किया है ना, वो और हाइपोथेसिस उससे निकलने लग जाएं। इस तरह की जब सिचुएशन बनती है ना, तो फिर उसको थ्योरी कहते हैं। सो देयर इज़ सून अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ मैनी टेस्ट्स विच इज़ देन कॉल्ड अ थ्योरी। ये यहाँ तक थ्योरी की डेफिनेशन आ गई, ये थ्योरी की डेफिनेशन आ गई। अच्छा, आगे यहाँ से अ गुड थ्योरी इज़ प्रिडिक्टिव, यहाँ से शुरू हो रहा है टाइप्स ऑफ थ्योरी, जो कि मैं अपने पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था। टाइप्स, देखा आपने, रीडिंग करने का फ़ायदा होता है। देखें, मैं ये चीज़ बताना, टाइप्स ऑफ थ्योरी मैं बताना ही भूल गया था पिछले लेक्चर में। तो ये देखें, रीडिंग करने से आज पता लग गया ना। आखिर हम भी तो इंसान होते हैं ना, भूल सकते हैं हम। तो रीडिंग करने का अपना एक फ़ायदा होता है, तो रीडिंग आप भी किया करें, रीडिंग करना अच्छी बात होती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ थ्योरी ये दो तरह की होती हैं। प्रेडिक्टिव, ये मैं डब्बा बना रहा हूँ, एक है प्रेडिक्टिव थ्योरी और एक है ये प्रोडक्टिव थ्योरी। ये एंड में लिखा हुआ है, ये प्रोडक्टिव थ्योरी। ये अब ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, ये देखें। प्रेडिक्टिव थ्योरी उसको कहते हैं जो जिसकी एक्सप्लेनेटरी पावर, जो मतलब एक्सप्लेन करने की उसकी बड़ी अच्छी पावर हो, उसको हम प्रेडिक्टिव थ्योरी कहते हैं। और जो प्रोडक्टिव थ्योरी है उसका है पड़ा भाई सुजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, मतलब वो थ्योरी जो नए और मुख्तलिफ हाइपोथेसिस सुजेस्ट कर रही हो, मतलब और थ्योरी से और हाइपोथेसिस निकल रहे हो, फिर उस पर आगे एक्सपेरिमेंट होगा, फिर उस पर रिसर्च, मतलब पूरी वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो उस तरह की थ्योरी को फिर हम प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई ना। ये मैं ये मेन पॉइंट्स पे इनके अंडरलाइन कर लेता हूँ। प्रिडिक्टिव थ्योरी के लिए ये वर्ड मेन है, मतलब एक्सप्लेनेटरी पावर। ठीक है, और प्रोडक्टिव थ्योरी के लिए ये वर्ड इम्पोर्टेंट, सुजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। ठीक है, जब न्यू और मुख्तलिफ हाइपोथेसिस सुजेस्ट हो रहे होंगे तो वो प्रोडक्टिव थ्योरी होगी। जब एक्सप्लेनेटरी पावर उसकी ज़्यादा होगी तो वो प्रेडिक्टिव थ्योरी होगी। ठीक है, ये आ गए, ये टाइप्स आ गई, थ्योरी की टाइप्स, थ्योरी की डेफिनेशन और थ्योरी की टाइप्स आ गई। उसके बाद अगला लेवल हमारा जो बायोलॉजिकल मेथड का अगला लेवल है वो है साइंटिफिक लॉ। वो ये पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ है, ये आ जाएगी पाँचवा स्टेप साइंटिफिक लॉ। अच्छा, ये देखें, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड थ्योरी। ये भी पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, बेशक आप पास्ट पेपर्स उठा के देख लें। ये मैंने स्टार बनाए हुए हैं, ये SQ शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये आपने वो इसलिए याद रखना है। ये थ्योरी की डेफिनेशन ऊपर ये दिस से शुरू हो रही है, दिस मे बी यूज एज द बेसिस फॉर फार्मूलेटिंग, यहाँ से यहाँ तक कॉल्ड अ थ्योरी। ये थ्योरी की डेफिनेशन लिख लेंगे और यहाँ पे जो है ना साइंटिफिक लॉ की डेफिनेशन है, ये दोनों लिखेंगे तो ये आपका 2 नंबर पक्के हैं। अच्छा, यहाँ से साइंटिफिक लॉ हम आखिरी हमारा जो स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का वो शुरू हो रहा है। हाउएवर इन द केस ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी द टेस्टिंग गोज़ ऑन, मतलब होती रहती है टेस्टिंग आगे। इनफैक्ट मैनी साइंटिस्ट जो है ना टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट इवन ग्रेटर एफर्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी। थ्योरी को ना कुछ साइंसदान ना मतलब है लग जाते हैं, वो खुद चैलेंज समझते हैं इस बात को, भाई वो थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो फिर भी डिसप्रूव नहीं होती, मतलब इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स, फिर भी वो सर्वाइव करती है दिस स्केप्टिकल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट एविडेंस, तो फिर उसे हम साइंटिफिक लॉ का दर्जा दे देते हैं। मतलब क्योंकि हर तरह से उसको टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट भी किए, फिर वो थ्योरी बनी, रॉन्ग साबित नहीं हुई, ये थ्योरी की हेडिंग, रॉन्ग साबित नहीं हुई वो थ्योरी बनी। अच्छा, थ्योरी के बाद फिर और साइंसदानों ने मिलकर टेस्ट किया, उसको रॉन्ग साबित करने की कोशिश की,
मुख्तलिफ़ तरह से टेस्ट्स किए और उसको रॉन्ग साबित करने की कोशिश की, फिर भी वो रॉन्ग साबित नहीं हुई, तो फिर उसको साइंटिफिक लॉ का दर्जा दे देते हैं। मतलब वो फिर तमाम पर एप्लीकेबल हो जाती है। हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ये तमाम मतलब साइंटिफिक लॉ बायोलॉजी में उसको कहेंगे जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर एप्लीकेबल हो, वो प्रिंसिपल, वो जो लॉ हो, मतलब वो स्टेटमेंट, उसको जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर एप्लीकेबल है, उसको हम साइंटिफिक लॉ का दर्जा देते हैं। अ साइंटिफिक लॉ इज़ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। इट इज़ वर्चुअली एंड इरिफ्यूटेबल थ्योरी होती है। वही काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, फिर भी वो सर्वाइव कर जाती है, फिर भी वो गलत साबित नहीं होती। तो इरिफ्यूटेबल थ्योरी को हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं, जो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होती है, मतलब तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर एप्लीकेबल होती है। ये आगे बता रहे हैं भाई बायोलॉजी में लॉज जो हैं वो शॉर्ट हैं बिकॉज ऑफ एल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ। एल्यूसिव मतलब वही छुपी हुई, क्योंकि वैरायटी है ना, डाइवर्स, इस अर्थ पर तो बहुत सारी लाइफ रह रही हैं, डाइवर्स है ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा किस्में हैं इसकी ज़िंदगी की। तो वो इस वजह से हम लॉ तो क्योंकि उसी को कहते हैं ना जो तमाम पर एप्लीकेबल हो, लेकिन लाइफ क्योंकि एल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ है, तो इसलिए वो कुछ लॉज जो है ना बायोलॉजी में कम ही है बहुत, क्योंकि वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे एप्लीकेबल नहीं हो सकते। ये फिर इन्होंने नीचे बता भी दिए, ये मतलब यहाँ तक लॉ ख़त्म हो गया। ये इन्होंने वैसे बता दिया भाई ये दो ही लॉ हैं जो बायोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं, हार्डी-विनबर लॉ है और एक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। भाई ये दो हैं लॉज जो बायोलॉजी में होते हैं, बाकी और कोई लॉ बायोलॉजी में नहीं है, क्योंकि वही यही बात है भाई एल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ है, इसलिए बायोलॉजी में कोई लॉ नहीं है। अच्छा, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। कल हम फिर ये यहाँ स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये हमने कल पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।